आप सभी का इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इनफैक्ट इसके पहले आप लोगों ने जो चैप्टर्स कवर किए हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दो चैप्टर के बाद में आने वाला यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने स्टडी किया चार्जेस का, चार्जेस विच आर एट रेस्ट, ठीक है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने स्टडी किया मूविंग, मतलब जो चार्ज मूव हो रहा था, ठीक है, तो उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर आपने अलग अलग जैसे केसीएल, केवीएल, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन अभी हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज चालू होने वाली है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो अपकमिंग चैप्टर्स है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हम शुरुआत करेंगे करंट के इफेक्ट के बारे में, मतलब कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तब उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके बारे में। ठीक है, मैं यहां पे सस्पेंस खोलना नहीं चाहता। एक्चुअली लोअर क्लासेस में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में जाओगे, वहां का फिजिक्स देखोगे तो वहां पे आप लोगों ने जब मोटर, जनरेटर्स के बारे में पढ़ा था तो उसके लिए जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, दैट इज व्हाट, ये यही है। उस टाइम पे भी आपने मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी किया था करंट का, कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कॉइल कंडक्टर जिसको आप सोलेनोइड बोलोगे, और उसमें से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसके आजू बाजू में। और ये जो चीज है बच्चों, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? तो ये की थी ओरस्टेड ने ऑब्जर्व। उनके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर काम किया, बट जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशन में पहले आपको बताता हूं और देन हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये थे, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये थे। ओरस्टेड जब 1820 में अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसी वायर में से करंट पास किया, किसी करंट कैरिंग वायर में से, ठीक है, वायर पास किया, तो उस वायर के बाजू में एक निडल पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक निडल। ठीक है, जब करंट पास हुआ तो उनको ये ध्यान में आया कि वो निडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब भाई साहब, कोई भी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब जरूर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक निडल है, कोई मैग्नेटिक निडल है और उसके पास आप कोई दूसरा मैग्नेट लेकर जाते हो, तभी वो डिफ्लेक्शन उसमें हमको दिखता था। इस बार ओरस्टेड के टेबल पे ना ही कोई दूसरा मैग्नेट था, मैग्नेटिक निडल अपने आप डिफ्लेक्ट हुई थी। कब? जब उन्होंने एक वायर में से करंट पास किया था। तो उनका एक ऑब्जर्वेशन था, कॉमन ऑब्जर्वेशन बड़ा ही, कि जब एक सर्किट में से उन्होंने करंट पास किया, मान लेते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है, और ये ऐसे वायर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये वाली वायर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, और इस वायर में से जब उन्होंने की को क्लोज किया, ठीक है, और इस वायर में से ऐसे करंट फ्लो हुआ, तो जैसे ये करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव टू निगेटिव, उनकी ये ध्यान में आया कि एक मैग्नेटिक निडल जो पड़ी हुई थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई एक डायरेक्शन में। ठीक है, सेम चीज उन्होंने जब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, करंट की डायरेक्शन क्या कर दी? रिवर्स कर दी। ठीक है, मैं यहां पे यही डायग्राम एडिट कर लेता हूं। ठीक है, जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर ली, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कर लिया और इसको निगेटिव कर लिया, ठीक है, तो उनके ध्यान में आया कि ये डिफ्लेक्शन जो था उस मैग्नेटिक निडल का ये अपोजिट डायरेक्शन में मिला है। यहां से वो क्या कंक्लूड कर पाए? उन्होंने ये कंक्लूड पाया कि जरूर जो करंट पास हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैग्नेटिज्म के साथ में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जरूर कोई रिलेशनशिप है, कोई तो भी उनका घनिष्ठ संबंध है, कुछ तो भी है जिनमें चल रहा है। किसमें? इसमें इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर। इसलिए अगर जब आप एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो सारी चीजें आप पढ़ते हो, उसका हेडिंग ही दिया है, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दैट मींस क्या है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में रेस्ट में था, ठीक है, इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसने मूव करना चालू कर दिया था, लेकिन हमने उसके इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था। एक्चुअली उससे रिलेटेड कुछ फेनोमेना को पढ़ा था। इस बार हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज रेस्ट में था उसको हम मूव करवाएंगे, यानी कि उससे बनेगा करंट, और उसके मूव होने की वजह से जो इफेक्ट बन रहा है उस इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो करंट, चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसका जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो है मैग्नेटिज्म। इसलिए चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में किया गया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, उसकी डायरेक्शन कितनी होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कौन से रूल से कैलकुलेट की जाती है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसने किसने क्या क्या तरीके बताए, ये सारा डिटेल स्टडी, डिटेल मतलब कि हाँ वैसा ही कह सकते हो आप, डिटेल जो एनालिसिस है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो इसको कोरली आप इसमें मैं कहूंगा कि आपको दो प्राइम लॉज है, दो मेन लॉज है जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी व्हेन करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो हमको क्लियर है क्योंकि हम लोअर क्लासेस से ये पढ़ रहे हैं। क्या क्या चीजें हमारे पास जनरल नॉलेज है अब तक का, उसको भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको एक बात तो पता चल गई है कि कंडक्टर में से अगर करंट पास करेंगे तो फील्ड बनेगी, और ये जो फील्ड बनेगी ये कितनी बनेगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो हमको ऐसे लॉज पढ़ने हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड हमको दे और उसकी डायरेक्शन हमको दे। इसलिए बड़े बड़े तौर पे इस चैप्टर में हम दो लॉज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। उसमें का एक है बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों के दोनों लॉ हमको बताएंगे कि करंट पास होने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उनके डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। हम डिटेल में वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, इनके कुछ एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशन को भी स्टडी करेंगे। लेकिन इन लॉज पर जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो हम अब तक के पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा फाउंडेशन जो हमको रिक्वायर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ने के लिए। हर चीज ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा लोअर क्लासेस की एक किताब लेके उसमें छोटी छोटी चीजें जो दी है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसकी डायरेक्शन निकालने का क्या रूल है। तो आपको याद होगा राइट हैंड थंब रूल से आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इनको यूज किया होगा, है ना, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, याद है आपको। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हारे पास कुछ रूल्स है, ये आप पढ़ चुके हो। इसका थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं भी पता हो तो कोई ऐसा नहीं कि समझ में आएगा नहीं, बट ये जो सीरीज है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है ना। बहुत सारी चीजें इसमें आप पढ़ोगे अलग अलग नाम से, बट ऐसा नहीं है कि व्हाट यू कैन से दैट कि बहुत ही अलग अलग नॉलेज बना के रखने की चीजें, कि बहुत सारी चीजें इसमें, ऐसा नहीं है। आप लोग सिर्फ घुमा फिरा के दो ही चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। एक तो जो चार्ज है उस चार्ज को मूव करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या फिर दूसरा अगर आपके पास कैसे तो भी करके मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो ये ही आपको स्टडी करना है। क्या क्या बताया मैंने आपको, दो चीजें आप सब याद कर लीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, व्हेन चार्ज मूव्स, व्हेन चार्ज मूव, जब भी कोई चार्ज मूव होगा, मोशन करेगा, ट्रैवल करेगा, फ्लो होगा, ठीक है, व्हेन चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन ही है ओरस्टेड के उस एक्सपेरिमेंट का, राइट, कि व्हेन चार्ज मूव मतलब क्या, जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक्चुअली चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो होगा तो उससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये कैसे समझ में आया हमको, ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रही है, राइट, ओके। और दूसरी चीज यार आपको ध्यान में रखनी है कि जब चार्ज मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे भी हो, वो फिर आपने परमानेंट मैग्नेट से बनाई हो या फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाई हुई, कैसे तो भी, मतलब चार्ज को मूव करके भी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो, तो अगर उसमें व्हेन चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखने, क्योंकि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो आप घुमा फिरा के इन दोनों के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। ये चीज तो आपको ओरस्टेड ने कंक्लूड करके दी कि व्हेन चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, एंड व्हेन करंट पासेस
थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हमको पता चल गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली थी, अगर आपको याद है तो, है ना। इमेजिन दैट कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड इन अ सच अ वे दैट your four fingers are curved around it and thumb indicates the direction of electric current, then your forefinger gives the direction of magnetic field। आपको लोअर क्लासेस में याद होगा ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे बनी थी और ये डायरेक्शन मिली थी, आपको याद है क्या? दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हो। इसी कंडक्टर को आप सर्कुलर लूप में बनाओगे, तब आपको पता है कि दैट सर्कुलर लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेट, उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज है, जैसे जैसे रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उनके ऊपर बात भी करेंगे। इनफैक्ट मैग्नेटिज्म में या आगे जो पोर्शंस हमको पढ़ने उसमें मैं इसको डिटेल में लूंगा ही लूंगा। पर आपको अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि कंडक्टर अगर आपके पास है और उसमें से अगर करंट पास होगा तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसके इफेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और उसका एक वन ऑफ द प्राइम इफेक्ट ये है कि इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी कंडक्टर में से हम करंट को पास करते हैं और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ चुके हो। तो क्या फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स इमेजिन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब और इसकी डायरेक्शन है इधर, और इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखता हूं, अब वो चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, वो चार्ज रेस्ट में है और या फिर मोशन में है, या फिर मोशन में है, इसके ऊपर फोर्स लगना ही लगना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। और कैसे लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट इसके ऊपर फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E। कितना होता है वो, Q इंटू E, बिकॉज वी ऑल नो दैट E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस चार्ज के ऊपर लगा है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो है B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे आप E यूज करते थे, कैपिटल E यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको सिंबल यूज करना है कैपिटल B, और वेक्टर क्वांटिटी उसको वेक्टर फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसमें आप अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखते हो, इसमें अगर कोई चार्ज आप रेस्ट में रखते हो, रेस्ट में अगर चार्ज है तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। कैसा होगा वो फोर्स, 0 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज रेस्ट में है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसी चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करती है जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, चल रहा है, समझ रहे ना। तो जो चार्ज मोशन में है, जिस चार्ज के पास वेलोसिटी है, उसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm, ठीक है, इसको मैं Fe कहता हूं, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जो मूविंग चार्ज है, मान लेते हैं एक चार्ज है एंड दैट चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द b, ठीक है, मोशन में है, तो फोर्स तो लगेगा, कितना लगेगा, कितना वो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, कितना B है, जैसे इधर E था, कितना B है, और साथ ही साथ में और कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, दैट इज व्हाट उस चार्ज के वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के लिए मैं लेता हूं V और डायरेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, तो दैट इज व्हाट उसके लिए लेता हूं मैं sin थीटा, ये एंगल है थीटा। समझ रहे क्या। तो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी मैग्नीट्यूड है मेरे पास QBV sin थीटा। अब ये फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा ये भी आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम तब लगेगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा 90 होगा। मतलब व्हेन charge moves in a magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field, then the force acting on the charge is maximum and the value of that charge is QBV. And if the charge which is moving in a magnetic field is moves
parallel to the magnetic field or otherwise anti-parallel to the magnetic field, their value of theta is 0 degree or 180 degree. That means sine 0 or sine 180 degree is what? 0. That means force acting on the charge will be equals to 0 if that charge moves parallel or anti-parallel. तो देखिए हमने अभी अभी क्या कहा है, हमने कहा है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, रेस्ट में है तो नहीं करेगी। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ नहीं कहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज के ऊपर तभी फोर्स एक्सर्ट करती है जब वो चार्ज किसी सर्टेन एंगल थीटा पे उसमें मूव कर रहा हो जो अदर देन 0 या फिर 180 डिग्री हो, है ना, और 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम आपको मिलेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट वाले चार्ज, मूविंग वाले चार्ज दोनों पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, और वो भी मूविंग चार्ज ऐसा कि जो उस फील्ड को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल ना मूव हो रहा हो। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको डिनोट कर रहे हैं हम बी से, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसी तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस टर्म को हमको यूज करना होता है। फ्लक्स इसको डिनोट करते हैं हम फाई से, किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसको आप फाई एम या फाई बी कह सकते हो। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज बी इंटू ए। व्हाट इज दिस बी इंटू ए? तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसी यूनिट एरिया में से नॉर्मली कितनी पास हो रही है ना। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। हम ये पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। अब अगर ये इलेक्ट्रिक, इसका जो यूनिट होगा फ्लक्स का, ये होता है यार वेबर, इसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। अब मुझे अगर B चाहिए तो B मुझे क्या मिलेगा? दैट B विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो B का जो यूनिट होगा, यूनिट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ B? B का यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोलेंगे टेस्ला। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ला। क्लियर है क्या सभी को? तो दिस इज व्हाट बेसिक आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है सभी को? मैग्नेटिक फील्ड की एक आइडिया आपको मिल गई कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए जैसे आप अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे, लेकिन हम इस चैप्टर में अभी हम अलग अलग लॉज देखेंगे, उसको डिटेल एनालाइज करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है। जो फोर्स कोई करंट कंडक्टर या कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है जब उसको आप रखते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लग रहा है, दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से लग रहा है, दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है QBV sin थीटा। ओके, अब उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके आप और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो ऐसा यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और व्हाट यू कैन से दैट टेस्ला। कितना है? टेस्ला। ठीक है, अब भाई साहब हमारा जो सेंट्रल टॉपिक है मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैं इस बार एक कंडक्टर लूंगा एक ऑर्बिटरी शेप का, उसमें से करंट पास करूंगा, उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जानने के लिए हम अभी पहले स्टडी करते हैं बायोट सावर्ट लॉ। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है।